अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया नावल जिसका नाम है तुम मिले देर से। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं तुम मिले देर से नावल। घटिया इंसान कमरे का दरवाज़ा खोलता हुआ हुजूर दौड़कर अंदर दाखिल हुआ। तुम ठीक हो ज़ारी? डॉक्टर को मुंह रसीद कर इसने एक ही बार में ज़मीन पर दे मारा और फिर ज़मीन पर गिरी आसफरीन को उठाया। इसके निचले होंठ से खून बह रहा था। कमीने, तू जानता है ये कौन है? बीवी है हमारी, मिसेस गयूर अब्बास बलोच है। डॉक्टर जो मुश्किल संभला ही था, गयूर ने फिर इस पर हला बोल दिया और इसे मारता मारता वो बाहर लॉन में ले आया था। हमारी इज्जत है, हमारी मोहब्बत है, बलोच ख़ानदान की बहू है। वहाँ के अमले ने मुश्किल इसको रोका था, वरना वो आज डॉक्टर सरमद की जान ही ले लेता। कुछ ही देर में शहीर और सलमान भी वहां आन पहुंचे थे। आसफरीन के रिकॉर्ड से इनका नंबर निकलवा कर गयूर ने ही जबरदस्ती इनके घर कॉल करवाई थी। वो तीनों इस वक्त अस्पताल के हेड के केबिन में मौजूद थे और इसकी अच्छी खासी इज्जत अफजाई जारी थी। यहाँ इलाज होगा जारी का ऐसे घटिया माहौल में। आज अगर हम ना आते तो। कहते कहते वो रुक गया। मैं इस डॉक्टर को शूट कर दूंगा। सलमान सुर्ख चेहरा लिए कुर्सी से उठा तो शहीर ने इसे रोक लिया। लाला प्लीज। शहीर ने इल्तिजा की तो वो मुश्किल मुठियां भेजता वापस बैठा। हम बहुत शर्मिंदा हैं सलमान साहब। वो मुनासिब अल्फाज के इंतखाब के बाद यही बोल पाई थी। सिर्फ शर्मिंदा, हमारी बीवी के साथ अगर आज कुछ भी हो सकता था। इसकी चीख कमरे से बाहर बैठे अफराद ने भी समाअत फरमाई थी। मैं आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। शहीन ने भी धमकी दी। देखिए, हम जानते हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई है हमारी तरफ से, लेकिन जैसी जैसी आसफरीन की ज़हनी हालत है ऐसे आप घर में भी नहीं रख सकते। डॉक्टर के जुमले ने दोनों भाइयों को बेबस कर दिया। क्या बकवास है? कमरे की दीवार पर जोरदार मुक्का मारता गयूर कमरे से निकल गया। जारी वो बाहर आया तो आसफरीन नंगे पाँव गार्ड के बेंच से टांगे नीचे लटकाए बैठी थी। कब कभी इस पर अब भी तारी थी। डरो मत, हम कोई गैर नहीं है, तुम्हारे शोहर हैं गयूर। वोटने लगी तो गयूर ने हाथ थाम कर इसे वहीं बिठाया और खुद घुटनों के बल घास पर बैठ गया। शोहर, इसने लफ्ज दोहराया। हाँ, तुम हमारी बीवी हो, तुम्हें कुछ याद नहीं है? इसने इसके हाथों पर हाथ रखे। बीवी? इसने यूं शक्ल बनाई जैसे इन अल्फाज का मफहूम भी मालूम ना हो। दिखाओ। इसने जेब से रुमाल निकाल कर इसके मुंह से बहता खून साफ किया तो वो सिसकी। तुम यहाँ नहीं रहना चाहती ना? इसके सवाल पर आसफरीन ने फौरन सर हिलाया। हमारे साथ चलोगी? हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे साथ चलो। वो गिड़गिड़ाने वाली आवाज़ में गोया हुआ। कहाँ? इसने बिला झिझक हुजूर की बातों में दिलचस्पी जाहिर की थी। हमारे घर। इसने वो मुकाबिल की नीली आंखों में झांका जो खौफ और कुछ देर कबल देखे जाने वाले दरिंदगी के मुजाहिर से सुर्ख पड़ रही थी। घर? इसके चेहरे पर घर का नाम सुनते ही रौनक दर आई थी। हाँ, घर। वो जगह बहुत अच्छी है, प्यारी है। ये जगह बहुत बुरी है। ये जगह हमारी जारी के लायक नहीं है। इसकी खुशी ने गयूर को भी इत्मीनान बख्शा था। वहाँ मुझे मारेंगे तो नहीं? इसने डर कर पूछा। नहीं, वहाँ सब तुमसे बहुत प्यार करेंगे, कोई तुम्हें डांटेगा भी नहीं। चलोगी हमारे साथ? गयूर ने अपना हाथ इसके सामने फैलाया। जी। इसने फौरन हाथ थाम लिया। अब हम कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देंगे। गयूर ने इसका हाथ की पूंछ पर अपना दूसरा हाथ रख दिया। आउच! इसका हाथ किलाई से टकराती आसफरीन की किलाई पर बने गहरे जख्म भी दिखे थे। क्या हुआ है? गयूर ने इसकी किलाइयां देखी जिन पर जख्म बहुत गहरे और पुराने मालूम हो रहे थे। कैसी लगी है तुम्हें? वो तड़प उठा। पता नहीं, मुझे तो ऐसी चोटें लगती रहती हैं। इसने होंठ चबाए जवाब दिया। चलो दवाई लगवाओ, जूते पहनो। इसने पास पड़े इस सैंडल इसके पाँव में पहनाए और अपने साथ ले गया। डॉक्टर ने इन दोनों को बहुत सी तसल्लियां देकर किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से रोक दिया था। आसफरीन से मिलने के बाद वो दोनों घर वापस आ गए। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सलमान को अस्पताल से कॉल लेके गयूर आसफरीन को डिस्चार्ज करवाकर अपने साथ ले गया है। आपने इसे कैसे भेज दिया? वो इंसान हमें धमकियां दे रहा था सलमान साहब कि वो बात मीडिया तक ले जाएगा, हमारा हॉस्पिटल बंद करवा देगा, और वो कोई आम इंसान नहीं है। गयूर अब्बास बलोच है, बहुत ऊपर तक पहुंच है इसकी। डॉक्टर अपने दुखड़े रोने लगा। अब इस दरिंदे के साथ कैसे भेज सकते हैं मेरी बहन को? इसका लहजा धीमा पड़ गया। हम बेबस थे सलमान साहब। वो घटिया इंसान हमारी शोना को कहाँ ले गया होगा? सलमान ने गुस्से से फोन जमीन पर दे फेंका। तभी डोरबेल बजी। शोना तुम? दरवाजे पर आसफरीन और गयूर को मौजूद देखकर उजाला हक्की बक्की रह गई। मेरी बहन कैसी है? इसने एक जस्ट में आसफरीन को गले से लगा लिया और यूं पर कोफ्त हुई जैसे इसे जानती ही ना हो। शोना तुम? उजाला की आवाज़ सुनकर हानि और शहीद भी वहां आन पहुंचे। ये क्या हालत बना रखी है अपनी? इससे अलग होकर उजाला ने इसके हुलिये का जायजा लिया। जर्द चेहरा, आंखों के किर से हल्के और बिखरे बाल। एक वक्त था जब इसके बिखरे बालों से इतनी चिढ़ थी कि बालों की एक लिट भी उलझने ना देती थी, पर आज इसका हुलिया कोई और ही दास्तान सुना रहा था। इस लम्हे भी वो अस्पताल के यूनिफॉर्म में ही मुलविस थी जिस पर गयूर ने इसे नई और महंगी चादर आज सुबह ही खरीद कर उड़वाई थी। अंदर चलो। शहर के कहने पर वो लोग अंदर आए, मगर इस तमाम दुरानियों में आसफरीन ने छोटे बच्चों की तरह गयूर का हाथ थामा हुआ था। वो लोग अंदर आए तो गयूर को देखकर सलमान की कनपटियां सिलक गईं। बैठो, हमने सलमान भाई से कुछ बात करनी है। गयूर ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़वाया था। हम यही हैं। इसका परेशान चेहरा देखकर गयूर ने तसल्ली दी।
तेरी हिम्मत कैसे हुई असफरीन को वहाँ से ले जाने की? सलमान ने इसका गिरेबान पकड़ा। अगर लेकर जाना होता तो इसे कभी भी यहाँ ना लाते। गयूर ने तहम्मुल से जवाब दिया, दफ़ा हो जाओ और आइंदा मेरी बहन का ख्याल भी दिल में मत लाना। सलमान ने झटके से इसका कॉलर छोड़ा। वो तुम्हारी बहन बाद में है, पहले हमारी बीवी है। वो भी दिलेरी से बोला। गयूर वो इस दफ़ा इसे मारने की नीयत से आगे बढ़ा। इन्हें मत मारे, ये बहुत अच्छे हैं। वो दौड़ती हुई बीच में आई। मैंने इनके साथ जाना, ये मेरे शोर हैं, मुझे नहीं रहना वहाँ। वहाँ सब लोग बहुत बुरे हैं। वो गयूर के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। शहरी से अंदर लेकर जाओ। सलमान चिल्लाया, मैंने कहीं नहीं जाना, मुझे इनके साथ जाना है बस। इसने दोनों हाथों से गयूर का बाजू थाम लिया। मुझे तंग करेंगे तो पिछली बार की तरह छत से कूद जाऊंगी या फिर दोबारा कलाई काट लूंगी। इसने साथ ही साथ धमकी भी दे दी, हम तुम हमारे साथ ही जाओगे और कोई हमें नहीं रोकेगा। गयूर ने इसे यकीन दिलाया। तुम सबसे मिल लो, हमें फिर निकलना है। गयूर की बात पर वहां से सर हिलाकर मुस्कुराई। मैं अपना सारा सामान लेकर आती हूँ। मेरा रूम कहाँ है? मुझे याद नहीं है। वो हानिया से सवाल गो थी। आ जाओ, मैं तुम्हें रूम तक ले जाती हूँ। वो इसे अपने साथ ले गई। आप जाएंगे तो नहीं? हानिया के हमरा जाते हुए इसे मुड़कर पूछा। नहीं जारी। इसने मुस्कुराकर इनकार में सर हिलाया तो वो भी मुस्कुराती हुई हानिया के साथ सीढ़ियां अबूर करती चली गई। दफा हो जाओ यहाँ से वरना मैं कुछ कर गुजरूंगा। सलमान ने दोबारा धमकी दी। सलमान लाला, इसे मत रोके। अगर शोना ऐसा चाहती है तो हमारा कोई हक नहीं बनता इसे रोकने का। शहीन ने इसे समझाया। शोना तो होशो हवास से महरूम है, पर हम तो इसकी असलियत जानते हैं ना। इसकी तफक्कुर भरी निगाह से गयूर का रंग भी सफेद पड़ा था। सलमान शहरी ठीक कह रहा है, अगर हमने इसे रोका तो वो खुद को नुकसान पहुंचा देगी। जानते हैं ना आप। जाला ने भी शहीद की हमायत की। हम जानते हैं सलमान लाला कि मैं आपके लिए बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं, पर फिर भी हाथ जोड़कर आपसे एतबार की भीख मांग रहा है। माजी में जो हुआ इसे हम बदल नहीं सकते, मगर अब आने वाले हर अच्छे बुरे वक्त में हम जारी की ढाल बनकर रहेंगे। हमारी जीती जी कभी भी कोई दुख तकलीफ इस तक नहीं पहुंचेगी। अपना हर सांस इसके तहफ़्फ़ुज़ और खुशियों के लिए वक्फ कर देंगे। बस एक बार हमारा एतबार करें, हमें एक मौका दें। इसने हाथ जोड़कर गुजारिश की। मैंने इसे तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद पलट कर इसकी खैर खबर नहीं लूंगा। दिल पर पत्थर रख के इसने खुद को आमादा किया। आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। खुशी और तशक्कुर से इसकी आंखें भर आईं। दादी और माँ को पुकारते पुकारते ज़हूर कमरे से दौड़ता घर के मरकजी हाल में आया। घर के सब लोग भी इसकी आवाज़ सुनकर वहां पहुंचे। दादू, माँ, भैया का फ़ोन आया, वो भाभी को ला रहे हैं। इसने खुशी की खबर सुनाई। वाकई शुक्र मेरे अल्लाह। दादी ने हाथ उठाकर शुक्र अदा किया। जी भैया इतने खुश थे कि पूछिए मत। वो भी खुशी से झूम उठा था। पता नहीं वो आफरीन चुड़ैल आकर मेरा क्या हशर करेगी। अपने कमरे के बाहर खड़ी सारा ने ज़हूर की बात सुनकर गुस्से से इस हाथ ग्रिल पर मारे और वापस कमरे में चली आई। बहुत दुआओं और वसवसों के साथ अफरीदी खानदान ने इसे गयूर के साथ रुखसत किया था। हानिया ने इसके बाल बनाकर हुलिया को इस हद तक सुधारा था। इसने सूख चूड़ीदार पजामा और सूखी फिराक पहनी थी, जबकि बालों की टेल पोनी बनाई हुई थी। हानिया ने इसे कंधों पर सलीके से दुपट्टा करवाया था। क्या देख रहे हो? फ्रंट सीट पर आकर बैठी तो गयूर इसे देखता ही रह गया। तुम ये कलर ना पहना करो। वो तब कर बोला। क्यों? इसने हाथ में पकड़ी किताबें पिछली सीट पर फेंकी थी। ये कलर तुम पर बहुत सूट करता है, फिर सब तुम्हें देखते हैं और ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। वो खफगी से जवाब दे हुआ। अपनी बकवास बंद करो और गाड़ी चलाओ, बड़े आए मेरे बाप। इसने बदले हाजी से जवाब दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? वो दोनों पिछली सीट पर बैठे थे जब ड्राइवर गाड़ी लिए एयरपोर्ट के रास्ते पर रवान दवा था। गयूर इसी लम्हे खिड़की से बाहर के नज़ारों में खोया माजी के किस्से याद कर रहा था कि आफरीन की आवाज़ कानों से टकराई। इस्लामाबाद। इसने इसके तरफ रुख फेर कर जवाब दिया। इस्लामाबाद। इसने गयूर की नकल उतारते हुए इसके अल्फाज दोहराए। इस्लामाबाद। एयरपोर्ट पर ज़हूर गाड़ी की समरा इनका मुंतज़िर था। दादी, माँ और चची को इसने बहुत मुश्किल से घर रुकने पर आमादा किया था, वरना वो तीनों भी साथ चल पड़ती। भैया, ज़हूर ने इन दोनों का आता देकर हाथ हिलाया। एक हाथ से सामान की ट्राली घसीटता गयूर वहां आया और जबकि इसके हाथ दूसरे हाथ बाजू को आफरीन ने छोटे बच्चों की तरह मजबूती से पकड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? ज़हूर ने सलाम के तो वेट गुड यूं नजरें घुमाने लगी जैसे देख रही हो कि वो किससे बात कर रहा है। जारी, ज़हूर तुम्हें सलाम कर रहा है। गयूर ने इसे मुतवज्जा किया तो इसने आंखों में आंखें डालकर पूछा। वालेकुम सलाम बोलो। इसने नरमी से समझाया। वालेकुम सलाम। इसने नाक सिकेड़ कर जवाब दिया। क्या हुआ भाभी? ज़हूर इसकी हालत समझने से कासिर था। घर चले, मुझे यहाँ लोगों से डर लग रहा है। इसने गयूर का कंधा झुंझोड़ा। ठीक है चलो। वो मुस्कुराया तो तीनों वहां से पार्किंग की राह को चल दिए थे। रास्ते में इसने दबे दबे अल्फाज में कराची में पेश आने वाले तमाम वाक़े ज़हूर के कोश गुजार किया, जिस पर वो भी बहुत चौंका और आफरीन को साथ लेकर आने के फैसले पर इसने गयूर का खैर मकदम किया। मुझे फ़ख्र है भाई कि आपने ऐसी हालत में भाभी को अकेला नहीं छोड़ा। गाड़ी चलाते हुए वो इसके फैसले को सराह रहा था। बस अल्लाह जल्दी जल्दी जारी को ठीक कर दे। पहली नशिस्त पर बैठा गयूर भी पुरम्मीद था। मुझे क्या हुआ है? पिछली सीट से इसकी बुलंद आवाज़ आई। कुछ नहीं हुआ भाभी, आपको भला कुछ हो सकता है? गयूर की जगह इसने जवाब दिया। घर चले, मुझे नींद आ रही है। वो तिलमिलाते हुए गयूर वाली नशिस्त की पुष्ट पर सर जोड़कर आंखें भींच गई। बस आ गई हमारी बलोच हवेली। ज़हूर ने गाड़ी बलोच हवेली के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल की तो इतनी बड़ी हवेली देखकर आफरीन की आंखें फटी की फटी रह गईं। गाड़ी अंदर आकर रुकी तो यूनिफॉर्म में मुलाजमीन दौड़ते हुए आए। दो ने गाड़ी के दरवाजे खोले जबकि तीसरे से डिग्गी की सामान निकाला। चलो आ जाओ। गयूर ने हाथ बढ़ाकर इसे बाहर निकलने की पेशकश की। ये इतना बड़ा घर आपका है? वो गाड़ी से निकलकर हानि से आलीशान इमारत को देख रही थी।
जी नहीं, हमारा है। गयूर ने तस्दीक की। तो ये कहाँ रहेगा? इसने ज़ोहर की तरफ इशारा किया। मैं भी इतने बड़े घर के किसी छोटे से कोने में गुजारा कर लूँगा, आप फ़िक्र ना करें। इसने इज़्ज़त से जवाब देता ज़ोहर अंदर चला गया। मैं इतने बड़े घर में गुम गई तो इसने वहीं खड़े-खड़े सवाल किया। हम तुम्हें गुमने नहीं देंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। वो इसे बहलाने लगा। हमेशा? इसने अब्रू उठाकर पूछा। हमेशा। अब चलें? गयूर ने पलकें झपकाकर जवाब दी। जी, 1 मिनट। इसने कंधे पर टेका दुपट्टा सलीके से आफरीन के सर पर करवाया। अब चलो। घर में इसी लम्हे अब्बास बलोच के अलावा सब मौजूद थे। सारा तो खौफ के मारे कमरे से ना निकली थी, जबकि बाकी अफराद को आफरीन की हालत पर ताज्जुब और अफसोस हुआ था। 3 साल पहले जब वो इस हवेली में आई थी तो एक लम्हे के लिए इसने घर की बुनियादें हिला दी थी। आज यहाँ वो दूसरी बार आई थी, पर पिछला तजर्बा इसके ज़हन से बिल्कुल निकल गया था। अल्लाह सब ठीक करेगा। दादी जो इस पहलू में लिए बैठी थी मोहब्बत से इसके माथे पर बोसा देते हुए बोली। हुजूर जाओ, बहू को कमरे में ले जाओ, तुम लोग कुछ देर आराम कर लो। मुद्दत बेगम जो आफरीन के दाईं तरफ इस सोफे पर बैठी थी, इसके सर पर हाथ फेरते हुए हुजूर से मुखातिब हुई। जी। आज ज़ारी उसे हिदायत देता खुद भी उठा। मेरा सामान? इसने उठते उठते साथ पूछा। मुलाजिम ले आएगा। नहीं, आप ले चलें, मुझे आप पर ट्रस्ट है। इसने रोब झाड़ा। हम? उसने खफीफ से अंदाज में दोबारा सवाल किया। नहीं तो और कौन, मेरे शोहर आप ही हैं ना? इसने घूर कर कहा। ठीक है चलो। इसने सूटकेस उठाया तो सब लोगों को हंसी आई थी। गयूर वो इंसान था जिसने ज़िंदगी में खुद से कभी अपने लिए एक गिलास पानी का ना भरा होगा। ये मैं उठा लूँगी, अब चलें। छोटा हैंड बैग इसने खुद उठा लिया। लाओ ये भी हमें दे दो। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसने वो भी मांगा। ओके। आफरीन ने जल्दी से वो इसके दाएं कंधे पर पहना दिया। आराम से चलना, गिर मत जाना, वो फिक्रमंदी से बोला। रात का खाना गयूर ने कमरे में ही मंगवा लिया था। इस वक्त आफरीन सबके साथ खाना खाने की हालत में नहीं थी और गयूर को बखूबी इसकी कैफियत का अंदाज़ा था। ज़्यादातर लोगों को इर्द गिर्द मौजूद पाते ही सिटपिटाने लगती थी। इसे ऐसे खाते हैं। वो बेड पर कंबल ओढ़े बैठी थी जब हुजूर इसके साथ ही खाने की ट्राली ले आया और इसका खाना सलीके से खाना सिखा रहा था। मुझे आता है। इसने प्लेट छीनकर खुद बिरयानी का चम्मच में मुंह में डाला। ज़ारी, तुम्हें याद है तुम्हें बिरयानी कितनी पसंद थी? इसे खाता देकर गयूर ने पूछा। ना, मैं तो ये पहली बार खा रही हूँ, बहुत अच्छी है, वो खाते खाते बोली। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? वो अफसरदा हुआ। आप मुझे तंग ना करें वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। इसे सवालात के तवील सिलसिले पर गुस्सा आया। सॉरी। इसने कान पकड़कर माफ़ी मांगी तो वो मुस्कुराई। पानी तो दें। खाना खाते खाते इसे नया हुक्म जारी किया। ये लो। गयूर ने गिलास पकड़ाने के बजाय अपने हाथों से गिलास इसके मुंह के साथ लगाया। आप बहुत स्वीट है। पानी पीने के बाद वो इसका नाक खींचते हुए खिलखिलाई। रात के 12 बज रहे थे। वो कंबल ओढ़े यूं सुध-बुध सो रही थी जैसे बहुत अरसे बाद चैन की नींद मुयस्सर हुई हो, जबकि हुजूर बेड से टेक लगाकर टिकटिकी बांधे इसे ही देख रहा था। जो सुकून इसे आज मिला था वो पिछले 3 सालों से इसे रूठा हुआ था। आफरीन की मौजूदगी ने इसे जो इत्मीनान बख्शा था, इसके लिए वो अल्लाह के हजूर ढेरों शुक्र अदा कर रहा था। अल्लाह का शुक्र है ज़ारी, तुम हमें मिल गई हो, अगर तुम ना मिलती तो हम मर जाते। वो इस्तेकाक से इसका चेहरा देखते ही जा रहा था। ज़ारी, इसकी लाख कोशिशों के बावजूद आफरीन के वजूद में कोई हरकत ना आई थी। या खुदाया, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। इसने इसे बाहों में उठाया और वहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करने लगा। सड़क पर पहुँच इसने गाड़ी से लिफ्ट ली और इसके लेकर सीधा अस्पताल पहुँचा। इसके सर पर खासी गहरी चोट आई थी। ताखीर के बायस खून भी बहुत बह गया था। मरहम पट्टी करने के बाद डॉक्टर ने इसे अच्छे की उम्मीद ही दिलाई, जिस पर इसने शुक्र का कलमा पड़ा। नालायक, आफरीन कहाँ है? इसका फ़ोन बजा और कॉल अब्बास बलोच की थी। जिंदा है, मरी नहीं है। इसने तेवरी चढ़ाई। इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट तुमने कराया है, यानी इसकी गाड़ी बरामद हो चुकी है। हम तो खुद एक हादसे में मरते मरते बचे हैं। बलोच साहब, इसने हमदर्दी समेटने की कोशिश की। तुम हमें मार कर मरोगे। आफरीन ठीक है? वो इसकी बात तो मुकम्मल नज़रअंदाज कर गए। जी ठीक है, आराम फरमा रही है। इसने किलस कर जवाब दिया। क्या मतलब वो कराए? हॉस्पिटल का एड्रेस भेज रहे हैं, इसकी चहीते को कहिएगा कि आके इसे ले जाए। इसने इतना कहकर कॉल काट दी और पता SMS करने के बाद अपना फ़ोन ऑफ करता वहाँ से निकल गया। आफरीन की आंख खुली तो पूरा एहलो अयाल इसके सराहने खड़ा था। वो यहाँ कैसे पहुंचे और गयूर का क्या बना, ये सवाल इसे परेशान किए हुए था। इसे यहाँ वो लाया था। खैर इतना अच्छा तो वो था नहीं, और ना ही इसे गयूर अब्बास बलोच से इतनी अच्छाई की उम्मीद थी। आई होप मैं जिंदा हूँ। सर पकड़कर इसने बैठने की कोशिश की तो हाथ में लगी ड्रिप हिल गई। डैम इट, इसका हाथ बुरी तरह दुखा था। आराम से सोना। हानिया ने इसका हाथ सही तरह क्वेश्चन पे टिकाया ताकि दर्द ना हो। माँ, मैं जिंदा हूँ। पास सोफे पर बैठी माँ को आंसू बहाते देखकर इसका पारा चढ़ा। पर हमें तो ऑलमोस्ट मार दिया था तुमने, उजाला ने शिकवा किया। मैंने तो नहीं कहा था ना हादसे से कि मेरे साथ पेश आए भाभी। इसने बनावटी मजलूमियत दिखाई। कल से हम सब की जान सूली पर अटकी है यार। शहीद बोला। वजह, मैं कोई तोता हूँ जिसमें आप सबकी जान कैद है? इन सब की बेजा तवज्जो कभी कभी इसकी उकताहट का सबब भी बनती थी। बस बदकिस्मती के साथ यही सच है। सलमान ने ताना कसा। सलमान लाला, इसने मुंह फैलाया। एक बात बताओ, इन सब में गयूर का तो कोई हाथ नहीं है? शहीद के मुंह से गयूर का नाम सुनते ही इसे अलफ से लेकर ये तक सारा गुजरा वाक़या याद आया, जिस किस तरह गयूर ज़बरदस्ती से अपने साथ लेकर गया। कहाँ खो गई? शहीद ने इसके मुंह के आगे चुटकी बजाई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसने साफ इनकार किया। गयूर इसके वाक़े के बाद सीधा गाँव में अपनी हवेली आ गया था। यहाँ आना इसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि यहाँ का शाहाना सुलूक इसकी फितरत को बहुत रास आता था।
यही वजह थी कि गांव के तमाम मामलात अब्बास बलोच ने इसके की सुपुर्द कर रखे थे। जी बलोच साहब, 20वीं कॉल बुलाकर इसने नागवारी से उठा ही ली थी और फ़ोन उनका स्पीकर खोल के इसके बेड पर ही रख दिया। कहाँ जा मरे हो? हस्बे मामूल इन दोनों की गुफ्तगू का आगाज़ ही बाप की डांट से हुआ था। हवेली आए हैं, हाथ में पकड़ी अपनी रिवॉल्वर की सफाई करते हुए इसने जवाब दिया, तुम कब तक हमें ख्वार कराओगे हुजूर? वो भी आजिज़ आए थे। अब हमने क्या कर दिया? वो लड़की जिंदा सलामत है, ना हमने इसे मारा है ना कोई नुकसान पहुंचाया। अगर चाहते तो इसकी औकात एक लम्हे में बता देते। वो आपकी झाड़ पर वो भी बिगड़ा था। आइंदा तुम इसे नहीं उलझोगे। उन्होंने हुक्म सादर किया। वो हमसे उलझती है, हमने अभी तक सिर्फ इसे नज़रअंदाज किया है। जिस दिन हमने इसे बैठ डाल लिया, इसकी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। इसने काटदार लहजे में बात की। भुगत तो हम भी रहे हैं और पता नहीं कब तक भुगतेंगे। उन्होंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। आने वाला एक हफ्ता इसने घर में ही गुजारा था। इसके अदम मौजूदगी में सुल्तान ने गयूर के साथ पेश आने वाले वाक़े को बड़ी समझदारी से रफा दफा करवा दिया था और अब्बास बलोच को भी माजरत ना करनी पड़ी। आज इसका ऑफिस जाने का पूरा मनसूबा था, मगर वो भी इसकी फूफू की आमद की नज़र हो गया। फूफू के साथ इसका बचपन का मंगेतर जहान खान अफरीदी भी आ रहा था। ये फूल मेरे फूल के लिए। वो कमरे में बैठी लैपटॉप पर मसरूफ थी कि गुलाब का गुलदस्ता लिए जहान कमरे में हाजिर हुआ। इसे गुलदस्ता देने के बाद वो सामने मौजूद बेड पर बैठ गया, जबकि असफरीन सोफे पर बैठी थी। आप कब आए? इसने फ़ौरन काम बंद किया जब तुम इस मशीन में मगन थी। उम्र का बेशतर हिस्सा दुबई गुजारने के बावजूद भी जहान देहाती लबो लहजे और सोच का मालिक था, मगर असफरीन के मामले में इसने किसी मुंतकिम मिजाजी का मुजाहरा कभी ना किया था। इस मशीन को लैपटॉप कहते हैं खान साहब। इसने लैपटॉप उठकर स्टडी टेबल पर रखा। देखो यार, ये अजीब अल्फाज मेरी मोटी खोपड़ी में नहीं आते। मैं तो इसे मशीन ही कहूँगा। इसने हाथ दिखाकर इसे खामोश करवा दिया। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इसने मुड़कर जहान की तरफ देखा, जो सफ़ेद कमीज शलवार पर स्याह वास्केट पहने मुंह में सिगरेट जलाए रवायती जागीरदार लग रहा था। कितनी दफ़ा खाए आपसे कि ये स्मोकिंग छोड़ दें? वो वापस सोफे पर आकर बैठ रही। ये तो मर्दों की शान होती है मंगेतर साहिबा, वो कश लगाते हुए बोला। और जब आज तक मैंने तुम पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई, तो तुम्हें भी मेरे मामलात में फ़राग दिली का मुजाहरा करना चाहिए जाने अजीज़। वो बेतकल्लुफ़ हुआ। पुप्पू भी आई हैं? इसने बात बदली। हाँ ना, आए फिर बाहर ही चलते हैं। इसने हदायत दी। वो कमरे से निकल गई। वो हानिया के साथ खाना पकाने में मसरूफ़ थी। इसने महसूस किया कि हानिया काफ़ी देर से इसे कुछ कहना चाहती है, मगर कहने से कतरा रही थी। हानि, कोई बात है तो कह दो। हानिया जो सलाद तैयार कर रही थी, इसके हाथ फ़ौरन रुक गए। तुम बुरा ना मान जाओ। इसने दोबारा हाथ चलाए। नहीं मनाती, बता दो तुम मेरी भाभी बाद में हो, पहले मेरी अच्छी दोस्त हो। वो इसके पास आकर बैठी। तुम इस गंवार इंसान से शादी करोगी? ये तुम्हारे काबिल नहीं है शोना। जहान इसे पहले रोज से ही असफरीन के लिए गैर मुनासिब लगता था। मैं जहान की बचपन की मांग हूँ हानी। बाबा जान ने हमारी निस्बत जोड़ी थी और सलमान लाला भी ऐसे ही चाहते हैं। इसने पुरसकून अंदाज में हानिया का मशवरा रद्द किया। तुम आज की लड़की होकर भी असफरीन की इस मामले पर खामोशी इसके अफरीदी खानदान की रवायतों के आगे सर झुकाने के मुतरादिफ थी। खून तो अफरीदी खानदान का ही होना, मैंने जहान के अलावा किसी के बारे में कभी नहीं सोचा। वो वजाहत पेश करने लगी। तो सोच लेती, यूनिवर्सिटी लाइफ में ही किसी को पसंद कर लेती, मैं और शहीर मिलकर सब संभाल लेते। वो बेतकल्लुफी से बोली, ट्रस्ट में अगर मेरी मंगनी ना हुई होती ना, तो मैं तुमसे शादी कर लेती। तुम बहुत स्वीट हो बगड़े बिगड़े बलोच, लेकिन तुम मुझे देर से मिले। इसने अपना कहा जुमला याद आया। कहाँ खो गई? हानिया ने हाथ हिलाकर इसका ध्यान हटाया। कहीं नहीं, मैं आती हूँ। वह नजरें जुराती वहां से निकल गई। लानत है तुम पर असफरीन आलम अफरीदी, इस घटिया इंसान को याद कर रही हो। शेम ऑन यू। आईने के सामने खड़े होकर वो खुद से ही हम कलाम थी। याद नहीं है इसने क्या किया था तुम्हारे साथ? फिर भी तुम डूब कर मर जाओ। वो जी भरकर खुद पर लान तान कर रही थी। गयूर आज 1 माह बाद बलोच हवेली आया था और इसके नाज यूं उठाए जा रहे थे गोया किसी महाज से जंग कर लड़कर वापस आया हो। वो इसी प्रोटोकॉल का आदी था। हिलकर पानी पीना भी वो अपनी तौहीन समझता था। अब मुझसे और सब्र नहीं होता। मुझे अपने बेटे के सेहरे के फूल सजाने हैं। इसके सर की मसाज करते हुए दादी ने ख्वाहिश का इजहार किया। सारा की तालीम तो मुकम्मल होने दे अम्मा। मुद्दत बेगम ने जवाब दिया। इसने कौन सा मिनिस्टर लग जाना है? वो छुट्टियों में आएगी ना, तो दोनों का निकाह करवा देंगे। दादी रुकने की कायल नहीं थी। तुम भी तो कुछ बोलो। इसे मुकम्मल खामोश देकर मुद्दत बेगम ने इसे कंधे से लाया। हतमी फैसला तो आपके मजाजी खुदा ने करना है, और हम जो भी फैसला करें वो इसकी मुखालफत करना अपना फ़र्ज समझते हैं। आंखें बंद किए वो मसाज से मिलने वाले सुकून को महसूस कर रहा था। तुम बाप बेटा कभी किसी एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो सकते। मुद्दत बेगम हार कर बोली, अगली माह सारा आएगी तो बस इनका निकाह करवा देंगे। दादी ने हतमी फैसला सुनाया। थोड़ा ठहर जाए अम्मा, 2 माह बाद ज़हूर भी तो पाकिस्तान आ रहा है। उन्हें अपने छोटे बेटे का ख्याल है जो MBBS के लिए लंदन गया था। हमारा डॉक्टर भाई ना हुआ तो हमारी शादी कैसे होगी? वो फखरी अंदाज में बोला। सारा यूनिवर्सिटी से निकलकर जहान की पुजारों में आ बैठी, जो वहाँ पिछले आधे घंटे से इसका मुंतजिर था। अपने चाहने वाले को इतना इंतजार करवाना कोई भली बात नहीं है जाने मन। इसे सुर्ख गुलाब पेश करते हुए शिकवा को अंदाज में आवाज में बोला, तो चाहने वाले को किसने कहा था कि आधा घंटे पहले यहाँ आकर आकर चला काटे? इसने गुलाब पकड़ते साथ
रात अपनी किताबें डैशबोर्ड पर फेंकी। क्या करूँ, तुमसे मोहब्बत ही इतनी करता हूँ जान, पर शायद तुम नहीं करती। वो इसके इशारे शक की नज़रों से देखने लगा। मेरा मूड पहले ही बहुत ख़राब है और तंग मत करो। इसने मुंह बनाया। क्या हुआ? इसने सिगरेट मुंह में डालकर लाइटर जलाया। अम्मी का फ़ोन आया था, वो चाहती हैं कि आखिरी सेमेस्टर से पहले मेरा निकाह हो जाए मेरे तायाजाद गयूर के साथ। इसने परेशानी की असल वजह बताई। तो निकाह तो तब होगा जब वो निकाह के लिए जिंदा बचेगा। इसकी आंखें एकदम गुस्से से सुर्ख हुई। तुम अपने घर बात करो ना जहान, इसने हमेशा की तरह एक ही रट लगाई। तुमसे निकाह कर लिया है, इससे मैं ज्यादा क्या सबूत चाहिए तुम्हें मेरी मोहब्बत का? इसने सिगरेट का कश लगाया। इस रिश्ते को दुनिया की नज़र में भी तो कोई नाम का कोई मुकाम दो। इसने इल्तिजा की। वक्त आने पर दे दूंगा, अभी कहीं चलकर कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। इसने सिगरेट गाड़ी से बाहर फेंका और गाड़ी चलाता ले गया। सारा से जहान का ताल्लुक 3 साल पुराना था और इस ताल्लुक की बुनियाद मोहब्बत पर नहीं बल्कि नफरत पर रखी गई थी। सारा को इसने बहुत मेहनत और मनसूबाबंदी के बाद अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था, जिसका मकसद बलोच खानदान से पुरानी दुश्मनी निभाना था। इस दुश्मनी का आगाज 21 साल पहले हुआ था, जब सारा के वालिद कैसर बलोच ने मामूली से झगड़े पर असफरीन के वालिद आलिम खान अफरीदी पर गोली चलाकर उनकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया था। अगरचे पंचायत के फैसले में गयूर की फुप्पी शाहिदा बलोच को आलम खान अफरीदी के सबसे छोटे भाई इलियास खान अफरीदी की वनी बनाकर मामले को रफा दफा कर दिया था, मगर जहान इसका बदला अब सारा को जरिए बनाकर पूरे बलोच खानदान से लेना चाहता था। वो सिर्फ सारा को वसीला बनाकर बलोच खानदान को सबकी नज़रों में रुस्वा करना चाहता था। असफरीन के साथ बेवफाई का तस्वर भी इसके लिए किसी गुनाह से कम ना था। वो पूरे दिलो जान से इसके साथ मुखलिस था। प्रेस क्लब के बाहर अब्बास बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी और असफरीन भी अपनी टीम के साथ कवरेज के लिए आई थी। अपने हिस्से का काम करने के बाद वो कानों में एयरपोर्ट लगाए अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी कि अचानक पास खड़ी गाड़ी का दरवाजा खुला, जिससे वो टकराते टकराते बची। अंधे हो, कानों में बजते गाने को बंद करती वो चीखी, ओ तुम थी, अब तुम ही इतनी दराज कद के हमें नजर ही नहीं आई। गाड़ी से निकलते गयूर ने इसके छोटे कद का मजाक उड़ाया। तुम्हारी तरह खंभा होकर अकल घुटनों में लिए नहीं पैदा हुई। इसने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। कमाल है जिंदा बच गई हो, हम तो तुम्हें जंगली जानवरों की खुराक बनाकर छोड़ आए थे। दोनों हाथ सीने पर रख कर उसे जिज कर रहा था। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है बलोच साहब, और वैसे भी तुम जैसे जाहिल से मुझे इसी हालत की उम्मीद थी। पाँव पटकती वो आगे चल पड़ी और गयूर ने भी बगैर इसकी तरफ पलटे अंदरूनी इमारत की राह नापी। सारा परेशानी के लिए माँ का सारा प्रसादी के लिए माँ का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, और तो और उन्होंने धमकी भी दे दी थी कि अगर इसने हामी ना भरी तो छुट्टियों से पहले ही वो कराची आकर चोटी से पकड़ के इस बलोच हवेली ले आएंगी और ज़बरदस्ती गयूर की दुल्हन बना देंगी। वो मुसलसल जहान से राब्ते की कोशिशों में थी, मगर वो ज़मीनों के मामलात में उलझा इसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहा था। आखिरी पर्चा देने के बाद वो सीधा इस्लामाबाद चले आए, जहाँ इसकी शादी की तैयारियां जारी थी। कैसी हो सारा? गयूर रात के घर आया तो कमरे में जाते हुए इसने सामना हुआ। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो भी बहुत सलीके से पेश आई थी। ठीक ठाक, तुम्हारे सामने है। वो बाजू फैलाए बोला। गयूर, वो आपसे एक बात करनी थी। उसे आखिरी हल गयूर को एतमाद में नहीं नजर आया। कहो। इसने बजाय सरसरी नजर उठाई, मगर आंखों में मौजूद कुदरती रौब और जलाल सारा की हिम्मत हवा कर गया था। मैं अभी ये शादी नहीं करना चाहती, मुझे अभी आगे पढ़ना है। इसने डरते हुए बहाना बनाया, जिस पर गयूर ने गहरी नजर इसके चेहरे पर डाली। तो ये बात जाकर बड़ों से करो, ये शादी हमारे इसरार पर नहीं की जा रही। इसने सर्द लहजे में जवाब दिया। आपकी तो सब सुनते हैं, आप बात करें ना प्लीज। वो मिन्नत समाजत पर उतर आई। अभी हमें नींद आ रही है, बाद में बात करेंगे। इसने हाथ में बंदी घड़ी पर नजर डाली और चलता बना। डैम इट, सारा ने गुस्से से दीवार पर मुक्का बनाकर मारा तो अपना ही हाथ दुखा बैठी। कमरे में आकर इसने दोबारा जहान का नंबर मिलाया, जो ऑफ मिल रहा था। पिछले 1 माह से इसकी जहान से कोई बात ना हुई थी और अब एक नई मुसीबत का सामना करने के लिए वो बिल्कुल अकेली थी। अच्छे बुरे वक्त में साथ देने की कस्में खाने वाला शख्स इससे मुकम्मल ताल्लुक होकर बैठा था। जहान, कहाँ हो तुम? इसकी जान पर बनी हुई थी। बलोच हवेली में गयूर और सारा की शादी की तारीख रख दी गई थी। अब्बास बलोच की जानिब से शादी की शहर के बजाय आबाई गांव में अपनी खानदानी हवेली में करने का फैसला किया गया था, जिसकी मुखालफत करने की जरूरत किसी में ना थी। असफरीन वाले वाक़े के बाद तो गयूर ने इनसे बातचीत मुकम्मल बंद कर दी थी। इस तमाम मामले में भी वो मुकम्मल खामोश ही रहा था। सारा, तुम खुश नहीं हो? इसने गाँव आते हुए 1 हफ्ता हो गया था और यहाँ आने के बाद सारा एक दिन के लिए भी अपने कमरे से बाहर ना निकली थी। मेरी खुशी की परवाह है आप लोगों को? वो धाड़ी। आहिस्ता आवाज में बात करो, कोई सुन लेगा। माँ ने भी सख्त लहजे में जवाब दिया। अम्मी, मुझे गयूर से शादी नहीं करनी। अभी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे कुछ बनना चाहती हूँ। वो माँ का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाई। पढ़कर मिनिस्टर लग जाओगी। इसी दम इसका बड़ा भाई आजिर कमरे में आया। आजिर भैया, वो सहमी। कहा था तो हमने आपसे, मत चढ़ाए इसे सर पर, पढ़ लिख कर हमारे सर पर ही नाचेगी। वो माँ पर बरस पड़ा। ये नादान है आजिर, मैं इसे समझा दूंगी। माँ ने इसे एहसार में लेते हुए थपकी दी। समझा दे, वरना मैं अपने अंदाज से समझाना पड़ेगा। इसने कहर आलूद नजर सारा पर डाली और कमरे से निकल गया। तुम अपने खानदान के मर्दों को जानती हो ना सारा, फिर क्यों बजिद हो? कभी सोचा भी है अगर गयूर को तुम्हारी जिद का पता चला तो नतीजा कितना संगीन होगा? वो अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। गयूर का रद्द-ए-अमल सोचते ही अस्करी बेगम ने झुरझुरी ली थी। किन गवारों में पैदा हो गई मैं? इसने गुस्से से अपने बाल नोचे। तैयार होकर बाहर आओ। माँ इसे हिदायत देती कमरे से निकल गई। हेलो जहान, कहाँ हो? माँ के जाने के बाद इसका फोन बजा और नंबर जहान का था। काम के सिलसिले में दुबई गया था, आज ही गाँव वापस आया हूँ तो पता चला कि तुम लोग यहाँ आए हो। वो भी मुतजस्सिस था। हाँ, मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, कुछ करो वरना सब खत्म हो जाएगा।
आने वाले वक्त का सोच सोच कर इसकी रूह फना होने को थी। फिक्र ना करो, इसने तसल्ली दी। मुझे तुमसे मिलना है, तुम यही हो ना? इसे जहान की वहाँ मौजूदगी से हौसला भी मिला था। हाँ, पर तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे इलाके में नहीं आ सकता। तुम्हारे खानदान और मेरे खानदान की दुश्मनी तुमसे ढकी छुपी नहीं है। वो संजीदा था। मैं आ जाऊंगी, तुम बस मिलो मुझसे। वो बेखौफ हुई। ठीक है जाने अजीज, इसने चहक कर हामी भरी। ने कहा मैं अभी 10 दिन बाकी थे। अगली सुबह सारा ने जिद की थी कि इसे ज़मीनें देखने जाना है। इसकी ज़िद्दी फितरत को मद्देनजर रखते हुए इसे मुलाजमा के हमरा सैर पर जाने की इजाज़त भी मिल गई। सैर के बहाने वो जहान से मिलने इसकी हवेली जाना चाहती थी। मुलाजमा और गार्ड को चकमा देकर वो इनकी नज़रों से ओझल हो गई। मगर जहान की बताई हुई जगह अफरीदी हवेली की तलाश अब एक नई मुश्किल थी। इसके गायब होने के बाद घर में कहराम मच गया कि सारा को कोई उठाकर ले गया है। हजूर और आजिर पूरे गांव में इसे ढूंढ रहे थे। आजिर थक हार कर घर दाखिल ही हुआ था कि एक नए इंकशाफ ने इसे मुश्तैल कर दिया। क्या बकवास कर रहे हो? आजिर एक वफादार मुलाजिम ने इसे बताया था कि सारा अफरीदी हवेली में गई है। जी मैंने खुद इसे वहां जाते देखा है, इसने कांपते हुए बात दोहराई। अगर ऐसा हुआ तो उस घर में सारा की लाश वापस आएगी। इसने तैश में आकर अपनी जीप स्टार्ट कर हवेली से निकल गया। अफरीदी हवेली के मरकजी हाल में वो और जहान मौजूद थे। घर के तमाम मुलाजमीन बड़ी बेगम के हमरा पास के गाँव की तकरीब में गए थे। जहान ने खुद इसरार करके सब मुलाजमीन को माँ के हमरा भेजा था। वो नहीं चाहता था कि सारा से होने वाली इसकी खुफिया मुलाकात का इल्म किसी को भी हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जहान, मैं क्या करूँ? तो मैं तुम्हारे निकाह में हूँ और किसी और के साथ निकाह कैसे कर सकती हूँ? इसने दोनों हाथों से सर पकड़ रखा था। इस मसले का एक ही हल है, जहां ने पुरसोच अंदाज में अपनाया। क्या? इसने सर उठाकर जहान का बेतासुर चेहरा देखा। तुम मेरे साथ भाग चलो। इसने अगली हिकमत अमली पेश की थी। तुम मेरे भाई को नहीं जानते और वो गयूर तो पाताल से भी मुझे ढूंढ निकालेगा। वो खौफ से कांप रही थी। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा एतबार करो, चलो भाग जाते हैं। इसके कंधों पर हाथ रखकर वो मोहब्बत से बोला। बदजात इसी दम आजर की आमद हुई तो जहान के चेहरे के रंग भी उड़ गए। आजर भैया, आजर देखते ही सारा का रंग स्याह पड़ गया था। तुझे तो हम बाद में देखेंगे। इसने सारा को उल्टे हाथ की चपेट लगाई तो वो जमीन पर जा गिरी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की लड़की पर मैरी नज़र डालने की? इसने जहान का गिरेबान पकड़ा। अपनी औकात में रहो। जहान ने अपना गिरेबान छुड़वाते हुए इसे धक्का दिया। जहान खान अफरीदी वो दोबारा उठा और वो दोनों गथम गुथा हो गए। भैया रुक जाए। सारा की मिन्नतों का इन दोनों पर कोई असर ना हो रहा था। तभी इसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी आजिर की रिवाल्वर पर गई जो लड़ाई के दौरान गिर गई थी। भैया रुक जाए वरना मैं गोली चला दूंगी। इसने आजिर पर रिवाल्वर तान कर धमकी दी। हिम्मत है तो चला। जहान को ज़मीन पर पटक कर आजिर खून से भरी आंखें लिए सारा की तरफ आए जो बुरी तरह कांप रही थी। भैया मैं मार दूंगी। इसके हाथ कांप रहे थे जबकि आजिर बेखौफ इसकी तरफ बढ़ रहा था। मार! वो चिंगाड़ा ठा। अगले ही लम्हे खून खौफ के मारे इस तारा ने ट्रिगर दबा दिया और गोली आजिर का सीना चीरती सीधे इसके दिल पर जा लगी। ये क्या किया तुमने पागल लड़की? जहान ने इसके हाथ से रिवाल्वर छीन ली। भैया भैया मुझे माफ कर दे। सारा फौरन भाई के पास आ बैठी और इसका मुंह गोद में रखे माफी मांगने लगी। जो गोली लगती जिंदगी की बाजी हार गया था। या अल्लाह! खौफ के मारे जहान का भी वजूद सर पड़ गया था। इसने मौका वारदात से भागने में ही अपनी भलाई देखी। जहान रुको, भैया को हॉस्पिटल लेकर जाना है। जहान! सारा की सदाएं बेअसर थीं। आजिर सारा भाई की लाश से लिपट कर रो रही थी। तभी गयूर मुलाजमीन के हमरा वहाँ आया। आजिर! इसने आजिर की नब्ज जांची जो कि रुक चुकी थी। जहान खान अफरीदी तुम हमें नहीं हाँ तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। गयूर ने अहद लिया। रात के खाने के बाद सब लोग टीवी लॉन्च में बैठे थे। बच्चों को उजाला ने सुला दिया था जबकि सब बड़े आसफरीन के हाथों से बनी काफ़ी के इंतजार में थे। एक वाहिद काफ़ी थी जो वो बनाती थी, वरना घर का कोई भी दूसरा काम करना इसके लिए ममनून था। ये लीजिए लाला। सबसे पहले इसने सलमान को काफ़ी का कप थमाया। थैंक्स शोना बेटा, इसे मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं भी बड़ा भाई हूँ शोना। शही ने मुंह बनाया। हाथ सलामत है ना, खुद ले लो। इसने अपना कप उठाया और सलमान के पहलू में बैठ गई। ये लो। उजाला ने मुस्कुराते हुए इसे कप थमाया। चलो शुक्र है कुछ तो बना लेती हो तुम। काफ़ी को घूंट भरते हुए राजिया बेगम ने इसे ताना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है, बस टाइम नहीं होता। इसने घूंट भरते हुए जवाब दिया। वैसे मैंने और शहरी ने सोचा है कि तुम्हारे साथ जहेज में कुक भेज देंगे। हानिया ने भी इसे तंग करने के इरादे से नई बहस छेड़ी थी। वरना बेचारा जहान ताज़ा हवा खाकर ही पेट भरेगा। बीवी की अधूरी बात शही ने पूरी की थी। लाला इन्हें देखे ना। इन तीनों को अपनी नाअहली पर मुस्कुराता देखकर वो सलमान से शिकवा गुजार हुई थी। अल्लाह मेरी बहन के मुकद्दर इतने अच्छे करे कि इसे सारी उम्र कभी कोई परेशानी ना उठानी पड़े। सलमान ने इसे बहलाया। मेरे लाला बेस्ट है। इसने शेर और हानिया को मुंह चढ़ाया। जी क्या आप रोए मत पप्पो, मैं आता हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं ना फिक्र मत करें। सलमान को गाँव से फ़ोन आया था। क्या हुआ लाला? इसके चेहरे के उड़ते रंगों ने स्फ्रीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। कुछ नहीं शहरी यार, जल्दी करो, हमें भी गाँव के लिए निकलना है। वो कब मेज़ पर रखते हुए अपने कमरे में जाते हुए बोला। हुआ क्या है लाला? शहीर भी इसके पीछे चल पड़ा। या अल्लाह खैर। राजिया बेगम ने दिल पर हाथ रख लिया। सलमान को जितनी गाँव के मामलात और माहौल से नफरत थी, वो कभी इतनी जल्दी वहाँ जाने की हामी ना भरने वाला था। यकीनन कुछ ऐसा था जो घर की खवातीन से छुपा रहा था। इसी रात वो लोग गाँव के लिए निकल गए और फजर तक वो गाँव में मौजूद थे। गाँव में बड़ी पंचायत ने जहान के फरार हो जाने के बाद इसकी माँ अज़मा खान अफरीदी को इन्हीं की हवेली में नज़रबंद कर दिया था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने सलमान से रब्ता किया था ताकि वो आकर उन्हें बलोच ख़ानदान के अताब से बचा सके।
सलमान खान अफरीदी बलोच खानदान का एक ही मुतालबा है कि जहान को पेश किया जाए, वरना नताइज बहुत संगीन होंगे। पंचायत के सरबराह ने मुतालबा किया। हमें नहीं पता वो कहाँ हैं, पता होता तो मैं खुद इसी सब के सामने पेश करता। सलमान ने अदब से जवाब दिया, कल तक का वक्त है तुम्हारे पास। अगर अगर कल तक जहान ना आया तो हम चाहकर भी बलोच खानदान को किसी भी कार्रवाई से रोक नहीं पाएंगे। पंचायत के सरबराह की बात सुनने के बाद वो शहर के हमरा अफरीदी हवेली जा रहा था। यहाँ से आने से कबल ही इसने दुबई के ठिकाने पर जहान के मुतल्लिक पता करवाया था, मगर वो वहाँ भी ना पहुंचा था। यानी इसने मफरूर होकर किसी नामालूम मुकाम पर पनाह ले ली थी। भाई वट रविश, ये सब क्या है? यहाँ पुलिस कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। शहर गाड़ी चलाते हुए गुस्से से लाल पीला हो रहा था। अपने गुस्से पर काबू रखो शहरी। शहर के लिए ये माहौल बहुत मायूब था, मगर सलमान ने होश संभालने तक यहाँ ऐसे ऐसे मुजालिम होते देखे थे कि इनका तस्वर भी रूह झंझोड़ जाता था। हम आज ही पप्पू को लेकर शहर चलते हैं। जीप का गेयर बदलते इसने अगला लाएमल बताया, ऐसा सोचना भी मत, तुम नहीं जानते कि ये बलोच खानदान के लोग कितने दुश्मनदार हैं। सलमान आने वाले खतरे के मुतालिक सोचकर घबरा रहा था। आजिर की तदफीन के बाद बलोच खानदान में शोक का समा था। इस पर गयूर के गुस्से और जिद ने सबको मजीद खाइफ किया हुआ था। इसका मुतालबा था कि वो खून के बदले खून लेगा। अगर जहान ना आया तो वो सलमान या शहर में से किसी एक को मौत के घाट उतार कर अपना इंतकाम पूरा करेगा। आज से 20 साल पहले भी इस गाँव ने ऐसा ही एक फैसला देखा था, मगर इस मरतबा खून अफरीदी खानदान का बहा था, जिसके खून बहा में गयूर बलोच की पुप्पी शाहिदा बलोच को इलियास खान अफरीदी की वनी बनाया गया था। चूंकि आज की बैठक में बलोच खानदान के मर्दों ने भी आना था, इसलिए शहर के जज्बाती फितरत को मद्देनजर रखते हुए सलमान इसे हवेली ही छोड़ आया था। देखें बलोच साहब, जो हो गया इसे बदला नहीं जा सकता, पर जो हो रहा है इसे हम जरूर बेहतर बना सकते हैं। हमें खून के बदले खून चाहिए। सलमान खान अफरीदी गयूर ने मुठियां भेजते हुए जवाब दिया। गयूर अब्बास, मैं मानता हूँ तुमने अपना भाई खोया। जहां जहां भी होगा इसे मैं अपने आप लोगों के सामने पेश करूंगा, पर इसके लिए मुझे कुछ मोहलत चाहिए। आप लोग कुछ आला ज़र्फी का मुजाहरा करें। वो हाथ बांधे मिन्नत समाजित कर रहा था। यही मोहलत 20 साल पहले हम हाथ जोड़कर हमने मांगी थी, पर तब तुम लोगों ने आला ज़र्फी का मुजाहरा नहीं किया था। या तो जहान या फिर खून बहा। इसे दादा ना हम कुछ सुनेंगे ना कहेंगे। अब्बास बलोच ने दो टोक लहजे में हतमी फैसला सुनाया। ठीक है, फिर मुझे कल तक का वक्त दे दें। इसने मजीद वक्त लेने के लिए दरख्वास्त की। कल या तो जहान को पेश करो या फिर खून के बदले खून बहा के तौर पर तुम जहाना खान अफरीदी के नाम से मंसूब इसकी मंगेतर को बलोच खानदान के साथ रुखसत करोगे। पंचायत के सरपंच ने फैसला सुनाया था। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। इतना कहकर वो इजाज़त लेता चला गया। हमें जहान की मंगेतर नहीं, जहान चाहिए, या फिर सलमान और शहीर अफरीदी में से कोई एक मौत का एक घाट उतरेगा। सलमान के जाने के बाद गयूर ने पंचायत के सामने अपना मुतालबा पेश किया। इस मामले पर बहस हम घर चलकर करेंगे गयूर। अब्बास बलोच ने इसे खामोश करवा दिया। सलमान वापस घर पहुंचा ही था कि हवेली के वसी लान में कुर्सी पर बैठा शेर इसका मुंतजिर था। इसने हवेली आकर शेर को सब बातें बताई तो मजीद आग बगोला हो गया। क्या बकवास है भाई, शोना का नाम भी कैसे लिया इन लोगों ने? मेरी बहन इतनी गई गुजरी है, किसी किसी और की सहकारियों की भीड़ चढ़ा दिया जाए। तुम बलोच खानदान को नहीं जानते शेरी, तुमने तो इस गाँव के फैसलों को देखा ही नहीं है। मैंने अपना बचपन यहाँ गुजारा है और इसी खून खराबी से तंग आकर मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया था, ताकि मेरे बहन भाई यहाँ के लोगों के जालिमाना फैसलों की भीड़ ना चढ़ने पर। लगता है 20 साल पहले जो जुल्म हमारे बड़ों ने किया था, इसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। सलमान बेबसी की इंतहा पर था। शोना यहाँ कभी भी नहीं आएगी। शहीद का अंदाजा अटल था और दो टोक था। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम आज ही शहर जाओ और शोना को कहीं गायब कर दो, इसे कहीं छुपा दो। ये लोग कुछ दिन शोर मचाएंगे, हो सकता है हम दोनों को नुकसान भी पहुंचाएं, मगर मैं सब खुद पर ले लूंगा। और तुम अभी शहर निकलो। वो भी हर किस्म का नतीजा जहन में लाते हुए अपनी फैसले को पहुंचा था। पर क्यों भाई, इस्लामाबाद में ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वहाँ कानून चलता है। सलमान का खौफ शेर को खटक रहा था। अब्बास बलोच के असर रसूख से तुम वाकिफ नहीं हो। मौजूदा हुकूमत का मिनिस्टर है वो इंसान। इसे शेर के सवाल पर गुस्सा आया। तुम आज ही शहर के लिए निकलो मेरे भाई, प्लीज़। इसने शेर का कंधा थपथपाया। इन दोनों की सारी बातें हवेली में छुपे बलोच खानदान के भेजे गए मुखबर ने समात फरमा ली थी। किसी भी किस्म की ताखीर के बगैर इसने तमाम बातें बलोच हवेली तक पहुंचाकर हालात मजीद गर्मा दिए। हम इस सलमान खान अफरीदी को नहीं छोड़ेंगे। गयूर अपनी रिवाल्वर लिए घर से निकल रहा है। रुक जाओ गयूर, अब्बास बलोच ने इसे रोक दिया। हमसे एक दिन की मोहलत मांगकर जिस तरह इसने जहान को गायब करवाया, इसी तरह वो इस जहान के मंगेतर को भी गायब करवाना चाहता है। हम लानत भेजते हैं इस लड़की पर, लेकिन अभी हमारी अना का मसला बन गया है। अब हमें खून बहा में वही लड़की चाहिए। वो बजिद हुआ। तुम होश के नाखन लो। इसके पिपड़े रद्दमल पर अब्बास बलोच ने पुरसकून करने की नीयत से इसका कंधा थपथपाया था। बस अब अगर अगले 24 घंटे के अंदर अंदर हम इस जहान अफरीदी के मंगेतर को इस गाँव की हदूद में ना लेकर आए, तो हमारा नाम भी गयूर अब्बास बलोच नहीं है। सलमान खान अफरीदी को हमसे धोखेबाजी बहुत महंगी पड़ेगी। आपकी बार इसने तहम्मुल से अगली मनसूबाबंदी की थी। वो कैबिन में बैठी या एक अहम रिपोर्ट तैयार करने में मसरूफ थी, जब सेल फोन पर सलमान का नंबर जगमगाता देखकर इसके 32 के 32 दांत बाहर आ गए। अस्सलाम वालेकुम लाला, कहाँ है? 7 दिन बाद सलमान का यूं रब्ता करने इसकी जबान पर शिकवे का बायस बना था। वालेकुम सलाम, तुम कहाँ हो? सवाल के बदले सवाल। काम पर आई हूँ, आप बताएं वहाँ ऐसा क्या है जो एक हफ्ते से आप दोनों गाँव में बैठे हैं, ना खैर ना खबर। इसने इस बार तफसीली शिकवा किया। सॉरी बेटे, तुम बताओ सुल्तान कहाँ है? इसका नंबर क्यों नहीं मिल रहा? इसने पूरी कोशिश की थी कि स्क्रीन के सामने किसी परेशानी का मुजाहरा ना किया जा सके। एसबी तो दुबई गए हैं, जाना तो मैंने था, पर घर में इतनी परेशानियां चल रही कि मैंने टूर पर उन्हें भेज दिया।
सलमान सुल्तान के हमरा अक्सर काम के सिलसिले में बैरून मुल्क जाना इसके मामूलात में ही शुमार होता था। क्यों, तुम आज के आज चली जाओ दुबई और मुझे सुल्तान का नंबर भेजो फ़ौरन। वो तेज़ी में बोला, क्या हुआ है लाला, सब ठीक है ना? इसकी उजलत पर बहन को भी तशवीश हुई थी। बच्चा प्लीज़ तुम कुछ दिन के लिए पाकिस्तान से बाहर चले जाओ प्लीज़। सलमान का लहजा मज़ीद धीमा पड़ा था। पर क्यों, मैं क्यों मफरूरों की तरह भागूँ? इसे बिट्टू की ज़िद पर गुस्सा आने को था। हर बात पर बहस करना ज़रूरी नहीं होती शोना। कभी कभी इंसान खामोशी से बड़ों की बात मान लेता है। वो ज़िंदगी में पहली बार बहन पर यूँ भड़का था। सॉरी लाला, ठीक है, मैं आज ही रात की टिकट्स कन्फर्म करवाती हूँ। इसे शर्मिंदगी से हामी भरी। शहरी भी घर आ रहा है, वो खुद तुम्हें एयरपोर्ट छोड़कर आएगा। वो इत्मीनान से बोला, जी। फ़ोन बंद होने के बाद वो दोनों दोबारा काम में मगन हुई थी। सलमान की बातों को इसने संजीदगी से नहीं लिया था, सिर्फ इसे टालने के लिए इसने हामी भर ली थी। सुल्तान की अदम मौजूदगी में वो सब जिम्मेदारियां किसी के सुपुर्द करने के हक में नहीं थी और सब मामलात खुद ही संभालना चाहती थी। कहाँ हो तुम? इस मरतबा सुल्तान की कॉल आई। ऑफिस में हूँ, इसने कुर्सी से टेक लगाकर जवाब दिया। अभी तक ऑफिस में क्या कर रही हो? तुम्हें सलमान ने क्या कहा था? वो भी भरम हुआ। एसपी, यहाँ हजार काम है मेरे, में एकदम से कहाँ भाग जाऊँ मैं? ये क्या बच्चों वाली जिद लगा रखी है आप सब ने? सलमान के बाद अब सुल्तान के इसरार ने इसका सर घुमाया था। शोना, तुम समझ क्यों नहीं रही है? वो भी आज खिलाफ मामूली सी पर बिगड़ा था। मुझे कुछ समझाएंगे तो समझूंगी ना। वो तंग कर आकर अब बहस करने लगी। मैं कोई बहस नहीं चाहता, घर जाओ, अपना पासपोर्ट और कोई ज़रूरी सामान लो, मैंने तुम्हारी टिकट्स कंफर्म करवा दी हैं। घर ड्राइवर आएगा और तुम्हें सीधा एयरपोर्ट छोड़ देगा। वो भी खाइफ था कि हुआ क्या है एसबी? इन जल्दबाजियों से इसे भी कुछ अच्छे अंदेशे मौसूल ना हो रहे थे। मेरे बच्चा, तुम यहाँ आ जाओ तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। वो लोग जानबूझकर इसे लाइल रखना चाहते थे क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि असल बात मालूम हो जाने के बाद वो अकड़ जाएगी और भागने के लिए हरगिज तैयार ना होगी। ठीक है, आप लोग खुश हो जाए। वो हिम्मत हार गई। वो घर पहुंचे तो उजाला और हानिया ने पहले से इसका सूटकेस तैयार रखा हुआ था। इस कदर फुर्ती का सबब इसकी सोच से बालातर था। सबके चेहरों पर वो जो खौफ छलक रहा था वो इसे मजीद किसी गड़बड़ का अंदेशा दे रहा था। इनके लाख पूछने के बावजूद किसी ने भी मुंह से एक हर्फ ना निकाला था। ड्राइवर आगे है, तुम जाओ। हार्न बजा तो राजिया बेगम ने इसके सर पर दुआएं पढ़कर इसे जाने का कहा। मैं महाज पर जंग लड़ने नहीं जा रही। वो दरवाजे तक सब इसे छोड़ने आए थे तो गाड़ी में बैठते हुए इसने अजीब नजरों से सबको देखा। अल्लाह मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इसके जाने के बाद माँ ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए। घर से निकलते साथ ही वो दो गाड़ियां आसफरीन की गाड़ी के पीछे पीछे थी। पहले तो इसने ये बात नज़रअंदाज की मगर अब इसे भी खतरा महसूस हुआ था। गाड़ी जैसे ही वीरान सड़क पर पहुंची तो इसमें से एक गाड़ी ने अचानक ही इसकी गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद रास्ता रोक लिया। मुंह पर स्याह नकाब चढ़ाए वो दो लोगों ने ड्राइवर के साथ सर पर पिस्तौल तानी और दो ज़बरदस्ती उसे उठाकर अपने साथ ले गए। वो चीखती रही मगर वीरान सड़क पर इसकी सदाएं सुनने वाला कोई नहीं था। गयूर के हुक्म के मुताबिक इसे वहां से लाकर सीधा गाँव की बलोच हवेली के तहखाने में कैद कर दिया गया था। क्या शहरी घर नहीं पहुंचा? शहरी जो कल दोपहर गाँव से निकला था अभी तक घर ना पहुंचा था। नहीं सलमान, उजाला ने बात दोहराई। शोना से बात हुई? इसने नई फिक्र सताने लगी। नहीं जान, किस मुसीबत में फंसा गया है हमें? इसका दिल क्या गया दीवार में जाकर सर मारे। प्लीज़ इस मामले को जल्द से जल्द रफा दफा करें, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बात करते करते रो दी। रो मत यार, मैं कुछ करता हूँ। इसने राब्ता मुनक़ता किया। इसके हाथ पाँव बंधे हुए थे, इस पर पूरा मुंह में कपड़े से ढका हुआ था। इसके मुंह से आवाज़ निकालना भी महाल था। कल रात से वो यहाँ कैद थी। वहाँ मुकम्मल अंधेरा था, दूर दूर तक किसी भी मौजूदगी की आट भी ना थी। इसी अस्थान में दरवाज़ा खुला और रोशनी की किरण के साथ कोई शख्स वहाँ दाखिल हुआ था। ओ तो मेहमान आ गए। कोई बड़े बड़े कदम उठाता इसकी तरफ आया था। माफ़ करना, पर जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है तुम्हारे मंगेतर जहान खान अफरीदी की वजह से हो रहा है। जहान खान अफरीदी का किया भुगत रही हो तुम। वो ये आवाज़ इसके लिए अनजान न थी मगर इसकी बातें आसफरीन की समझ में न आई थी। तुम्हारे भाई सलमान को क्या लगा था वो तुम्हें फरार करवा देगा? वो ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए बैठी थी जबकि गयूर पास रखी कुर्सी पर टांग रख कर बैठ गया। हमसे मोहलत मांगकर वो तुम्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहा था ना? अब कल इसे पता चलेगा जब इसका भाई और इसकी बहन दोनों में से किसी एक की जिंदगी और दूसरे की मौत का इंतखाब करना पड़ेगा। कल या तो तुम या फिर शेर खान अफरीदी जहान की रकम की कीमत अदा करेगा। इसे धमकी देता वो कुर्सी से खड़ा हुआ और अपनी कमीज झाड़ता तहखाने से निकल गया। इसके जाने के बाद धर्म आवाज़ आई जिसका मतलब यह था कि तहखाना दोबारा से बंद कर दिया गया है। सलमान पंचायत के सामने पेश हुआ तो इसके पास कहने या सुनाने के लिए कुछ भी नहीं था। कल से ना शहर की कोई खबर थी और ना ही आसफरीन की। इसे अंदाजा हो चुका था कि इसमें बलोच खानदान ही का हाथ है मगर वो बेबस था। क्या फैसला किया है? सलमान खान अफरीदी कहाँ है? जहान? गयूर टांग पर टांग रखे कुर्सी पर बैठे इससे सवाल कर रहा था। गयूर, अब्बास बलोच मेरी बहन बेगुनाह है। खुदा के लिए इस मासूम को इस खानदानी दुश्मनी की भेंट मत चढ़ाओ। इसने गयूर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़े। हमारा भाई भी बेकसूर था जिसे तुम्हारे जहान ने मौत की घाट उतारा है। इसका तकब्बुर इस्लाम में सातवें आसमान पर था। मैं जानता हूँ कि शोना तुम्हारी तहवील में है। इसने अपनी शिकस्त तस्लीम की। बहुत समझदार हो, अब सोच समझ कर फैसला भी कर दो कि तुम्हें शहीद जिंदा सलामत चाहिए या तुम्हारी बहन। वो बेरहमी से सवाल गो था। अब्बास बलोच साहब, ये तो जवान खून है, आप तो बड़े हैं, प्लीज़ इंसाफ करें। इसने बेटे के बाद अब्बास बलोच के सामने हाथ जोड़े। इंसाफ का तकाजा यही कहता है सलमान खान अफरीदी, या तो खून के बदले खून दो या फिर खून बहा में जहान की मंगेतर। पंचायत के सरबराह ने फैसला सुनवाया। मुझे एक बार मेरी बहन से मिलवा दें। इसके पास माँ सिवाय मिन्नत समाजत के कोई दूसरा रास्ता ना बचा था। ठीक है, गयूर ने यूं हामी भरी जैसे एहसान कर रहा हो। तहखाने का दरवाज़ा खुला तो उसने सर उठाया। तेज के कदमों से चलकर कोई इसके पास आ रहा था। ये 101 गयूर अब्बास बलोच ही था। हिलना मत वरना एक लगाएंगे। गयूर ने इसके हाथ पाँव
खोलते हुए गिराया। तो मुंह से कपड़ा उतारने के बाद नजर आने वाला चेहरा इसके होश उड़ा गया। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे अगवा करने की। इसे जमीन पर धक्का देकर असफरीन चीखती चिंगारती उठी। ओह, अब हम समझे, ये डसने वाली फितरत तुम्हें विरसे में मिली है। उठते हुए गयूर ने अपने कपड़े झाड़े। खबरदार जो मेरे खानदान के बारे में एक भी हर्फ कहा। इसने उंगली उठाकर धमकी दी। वरना क्या, बोलो। गयूर ने इसकी उंगली से अपनी उंगली मिलाकर इसकी उंगली मोड़ दी। बोलो क्या करोगी। इसके चेहरे पर दर्द के तासरात देखकर इसे तस्कीन मिल रही थी। छोड़ो जायल गमार जानवर। अपना हाथ छुड़ाकर 2 कदम पीछे हटी और अपनी उंगली मलने लगी। हमारी हालत अभी तुमने देखी ही नहीं है असफरीन आलम अफरीदी, चलो हमारे साथ। इसे बाजू से खींचता वो बाहर ले आया। लाला गयूर ने इसके कमरे में लाकर फेंका तो वो गिरते गिरती बची। शोना मेरा बच्चा। सलमान ने आगे बढ़कर इसे गले से लगा लिया। 5 मिनट है तुम दोनों के पास। इतना कहकर गयूर कमरे में से निकल गया। ये सब क्या है लाला, इसने अलग होकर पूछा। मैं क्या करूं बेटा, तुम ही बताओ। तमाम बातें बताकर इसने मशवरा मांगा। इस वक्त सबसे अहम शहरी की जान बचाना है लाला। वो सोच समझ कर इस नतीजे पर पहुंची थी। शहरी की जान बचाने का मतलब जानती हो शोना। इसके बेफिक्र अंदाज पर सलमान की आंखें भी हैरत से फैली थी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस वक्त मुझे हर कीमत पर अपने भाई की जिंदगी बचानी है। रहा सवाल इस बलोच खानदान का, तो इनका तो मैं वो हशर करूंगी कि दुनिया देखेगी। गयूर जो दरवाजे पर खड़ा बातें सुन रहा था, अपने खानदान की तौहीन पर सीखता हुआ। क्या करोगी। हाँ, इसके बड़े बड़े दमों पर सलमान ने उल्टा इसे ही डांटा था। आप जाएं, उन्होंने हाँ कर दे। मेरी जिंदगी बर्बाद हुई तो सिर्फ मुझे फर्क पड़ेगा, मगर शहरी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसकी बीवी है, छोटा बच्चा है। वो वाकई निडर थी शोना। सलमान ने नफी में सर हिलाया। लाला आपको मेरी कसम है, जाएं और वो करें जो मैं कह रही हूँ। इसने सलमान का हाथ अपने सर पर रखकर वादा लिया। लानत है मुझ पर जो अपनी बहन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। इसकी आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हुए थे। लाला आप इस दुनिया के बेस्ट लाला हैं। असफरीन ने फखरी आवाज में बात कहते हुए इसके आंसू पूछे। सलमान की हामी के बाद असफरीन आलम अफरीदी और गयूर अब्बास बलोच का निकाह पढ़वा दिया गया। गयूर की शर्त के मुताबिक निकाह के फौरन बाद ही शहीर को आज़ाद कर दिया गया। असफरीन को इस्लाम में सिर्फ इस बात की खुशी थी कि इसका भाई बाहिफाजत वापस लौट आया है। इसने अपने लिए जिस दलदल का इंतखाब किया था, इसकी गहराई से वो खुद भी नावाकिफ थी। बलोच खानदान, तुम लोगों के लिए उल्टे दिन अब शुरू होंगे। बस एक बार मैं वापस इस्लामाबाद पहुंच जाऊं तो बेटे के बाद बाप भी बेरोजगार होगा। बंद कमरे में मुठियां मेरी थी, वो बहुत कुछ तय कर चुकी थी। राह में हायल सबसे बड़ी रुकावट शहीर की जान को लाख खतरा भी अब टल चुका था। शहरी क्या कर रहे हो। इस्लामाबाद वापस आने के बाद वो बगैर किसी बात के एक कमरे में चला आया और कमरे की चीज़ों को तोड़ने लगा। लानत है मुझ पर, मेरी वजह से मेरी बहन ने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। इसने गुलदान उठाकर ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर दे मारा। शहरी होश करो। सलमान ने इसे कंधे से खींचकर अपनी तरफ मुड़ा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। भाई मैं मर रहा था तो मुझे मरने देने देते। ऐसी जिंदगी की एक एक सांस मेरे लिए हराम है। रो रो कर इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। ये फैसला मेरा नहीं, शोना का था मेरे जान। सलमान ने इसका चेहरा हाथों में थामा। वो तो नादान है, आप तो समझदार थे ना। जानते नहीं है कि किन दरिंदों के हवाले कर रहे हैं मेरी मासूम बहन को। वो ड्रेसिंग टेबल को लात मारता कमरे से निकल गया। शहरी मेरी बात तो सुनो। वो इसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बलोच खानदान अभी भी गांव में ही राइश पजीर था। निकाह के बाद वो बलोच हवेली में आ तो गई थी, मगर 2 दिन गुजर जाने के बावजूद किसी ने इससे कोई बात ना की थी। इसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जहाँ मुलाजमा इसके लिए खाना लेकर आती और दोबारा कमरे बंद करके चली जाती। अब आगे का क्या सोचा है अब्बास, दादी ने सवाल किया। सोचना तो गयूर ने है। इस लड़की के साथ क्या करना है, शहर लेकर जाना है या यहीं मारकर फेंक जाना है। अब्बास बलोच जो इसी चेयर पर आंखें मूंदे हुए थे सीधे होकर बैठे। कैसी बातें कर रहे हो अब्बास, कुछ तो खुदा का खौफ करो। बेटे की बेइज्जती पर माँ का दिल कांप उठा था। इस अफरीदी खानदान ने क्या किया था खौफ, जब 2 बच्चों के बाप की बीवी बनाकर ले गए थे हमारी इकलौती बहन को। 20 साल हो गए, अम्मा अपनी बहन की शक्ल देखने को तरसे हैं। इनके पुराने जख्म ताज़ा दम हो गए। इन सब में इस बच्ची का क्या कसूर है। ये सब बातें आप गयूर से करें, हमें तो इस वक्त इस तस्कीन को महसूस करने दें जो इस अफरीदी खानदान को मजा चखा कर मिल रही है। हमारे बेटे के फैसले पर हमें फ़ख्र है। उन्होंने दोबारा आंखें मूंद ली। मुझे कम अज़ कम इस बच्ची से मिलने ही 2-3 दिन से वो कमरे में कैद है। दादी ने इल्तिजा की। अम्मा ये मिन्नतें आप गयूर के सामने करें। अब वो लड़की गयूर की मलकियत है, वो लाताल्लुक हो गए। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़। गयूर की आंख खुली तो वो नींद में बड़बड़ा रही थी। ज़ारी क्या हुआ है। गयूर ने इसके माथे पर हाथ रखा जो पसीने से गीला हो चुका था। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे शौक्स नहीं लेने। वो अभी भी गनूदगी के आलम में थी। ज़ारी, गयूर ने इसे झंझोड़ा। मुझे मत मारो। वो घबरा कर बैठी। हम तुम्हें नहीं मारे, क्या हुआ है। इसका खौफ गयूर को भी सहमने पर मजबूर कर गया था। पानी। इसका वजूद कपकपा रहा था। ये लो पियो। वो पानी का गिलास लिए बेड पर वापस आया। ठीक हो। इसे गिलास वापस लेते हुए इसने पूछा। जी। इसने सर हिलाया। डर गई थी। इसने गिलास टेबल पर रखा। जी। इसने बेड से टेक लगाई। डरो मत, हम है ना। वो इसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोला। आप इतनी देर से क्यों आए हैं, पहले कहाँ थे। जानते हैं वहाँ मेरे साथ बहुत कितना बुरा सलूक होता था। नर्स मुझे कितना मारती थी। गलती हो गई, सॉरी। मुझे मगर क्या करते ज़ारी, हमने तो तुम्हें हर जगह ढूंढा मगर तुम ही देर से मिली। वो शर्मिंदा हुआ, कान पकड़ कर बोले। सॉरी। इसने दोनों कान पकड़े। मुझे वहाँ वापस तो नहीं छोड़ कर आएंगे ना। कभी भी नहीं।
आप बहुत स्वीट है। वो इसका नाक खींच कर बोली, चलो सो जाओ। इसका कंबल उड़ाकर गयूर वहीं बेड बेड से टेक लगाए इसे देखता रहा। कल इन लोगों ने शहर वापस जाना था। गयूर ने फैसला कर लिया था कि असफरीन यहीं हवेली में रुकेगी। इसे इस्लामाबाद से दूर रखकर वो अफरीदी खानदान की अजियत में इजाफा करना चाहता था। गयूर दादी कमरे में आई तो वो वापसी का सामान बांध रहा था। जी दादी, इसने बगैर उनकी तरफ देखते जवाब दिया। वो बच्ची हमारे साथ नहीं चलेगी। वो इसके सामने आ खड़ी हुई। हरगिज नहीं, इसने आम से लहजे में जवाब दिया। क्यों? क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं। क्यों जुल्म कर रहा है बच्चे? दादी तड़प उठी। जुल्म कैसा? वो जिस सलूक की मुस्तहक है वही हो रहा है इसके साथ। 20 साल पहले अफरीदी खानदान ने यही कुछ किया होगा हमारी पुप्पी के साथ। इन पर भी यही जुल्म हुए होंगे तो हम कैसे इस लड़की को तख्त पर बिठा दें? इसके हर अंदाज से रवायती जागीरदार झलक रहा था। तुझे मेरे जुड़े हाथों का वास्ता, इस बच्ची को शहर आने दे। दादी के आंसू इसके दिल जकड़ गए थे। दादी प्लीज़ ऐसा ना करें। इसने दादी के हाथ जुड़े जुड़े हाथों को मजबूती से थामा। आप जानती हैं ना आपके आंसू हमारी कमजोरी हैं। वो इनकी आंखें मलते हुए बोला। मान जाना बच्चे। इसके सीने पर सर रखे वो मान से बोली थी। ठीक है, सिर्फ आपके लिए। इसने हामी भर ली। असफरीन कमरे में कैद होकर बुरी तरह बेजार हो चुकी थी। वो इस लम्हे यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी जब धड़ाम से कमरे का दरवाजा खुला और गयूर अब्बास बलोच स्याह शलवार कमीज में मुलव्वस बड़े ठाठ से कमरे में दाखिल हुआ। तुम में इंसानियत है, अकल है, गवार इंसान। 3 दिन से मैं यहाँ कैद हुई बैठी हूँ। इसे देखते ही असफरीन ने हल्ला बोल दिया। गूंगे हो गए हो? कुछ बोलोगे या जबान कटवा आए हो? इसके सीने पर जोर जोर से थप्पड़ मारती वो इसे पीछे की जानिब धकेल रही थी। गयूर ने इसका दोनों हाथ कलाइयां पकड़कर इसे दीवार की तरफ धकेला। इसके सर का पिछला हिस्सा दीवार से बहुत जोर से टकरा जाता, मगर ऐन वक्त पर गयूर ने संभाल लिया। पहली और आखिरी बार तुम्हें समझा रहे हैं, बलोच खानदान में औरत को कैंची की तरह जबान चलाने की इजाजत नहीं है। असफरीन आलम आफरीदी इसकी कलाइयां अभी भी गयूर के ने अपने हाथों में दबोच रखी थी और चेहरा इसके चेहरे पर मुकम्मल झुका रखा था। असफरीन ने अपना मुंह पीछे करने के लिए सर को दीवार से जोड़ा। मेरे कान अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं, पीछे हटकर बात करो। इसने कोफत से आंखें बंद कर ली। बस इतनी सी हिम्मत थी, जहाँ कहाँ गई सारी अकड़? वो इसकी हालत से महफूज हो रहा था। गयूर मुझे घुटन हो रही है, पीछे हटो। फनकारी, खुद को इस घुटन का आदी बना लो। मिसेस गयूर अब्बास बलोच, बहुत दुख दिए हैं तुम्हारे खानदान ने हमें। अब एक एक का बदला चुन चुन कर लें। वो भी टस से मस ना हुआ था। टू हेल विद यू एंड योर मेंटेलिटी। इसने खुद को इसकी गिरफ्त से छुड़वाया और फौरन इसके सामने से निकलकर फासले पर चली आई। हेल, ओके, वेल। गयूर इसकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाता मुड़ा। देखो गयूर, मेरे भा कुछ उल्टा बोलते बोलते वो रुकी थी। क्या? इसकी मुकम्मल बात को तसव्वुर में लाता वो मजीद मुश्तैल हुआ था। मेरे भाइयों के दुश्मन। इसने हाजिर दिमागी से बात बदली। अब तुम्हारे भी हैं। इसने बात झपट कटी थी। देखो गयूर यार, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो लहजे में थोड़ी नरमी लाई। तुमने क्या नहीं बिगाड़ा? और तुम्हारे खानदान, इसका क्या कहने? 20 साल पहले तुम्हारे चचा ने हमारी पुप्पी को हमसे छीन लिया और आज तुम्हारे मंगेतर जहान खान अफरीदी ने न सिर्फ हमारी मंगेतर को अगवा किया बल्कि हमारे बेगुनाह भाई आजिर को भी मौत की घाट उतार दिया। इसके यकदम बदलते लहजे पर असफरीन ने इसकी आंखों में झांका जो लहू बरसा रही थी। मेरा दिल कहता है जहान ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारी मंगेतर झूठ। इसकी बात मुकम्मल होने से कबल गयूर ने हाथ हवा में बुलंद करते हुए चुप रहने का इशारा किया। आइंदा के बाद तुम्हारी जबान पर इस कमीने का नाम भी आया तो हलक से जबान खींच लेंगे। वो चीखो मत, कान काम करते हैं मेरे। वो आवाज़ भी बुलंद हुई थी। कल सुबह 7 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे। तैयार रहना वरना यहीं सड़ती रहोगी। इसे इस कैफियत में छोड़कर वो कमरे से निकल गया और मुलाजिम ने दोबारा कमरा लॉक कर दिया। डैमिट, इसने गुस्से से वहीं खड़े खड़े बेडशीट पर खींचकर जमीन पर गिरा दी। ना चाहते हुए भी अपनी तौहीन पर वो अपने आंसू रोक ना पाई। शहीद पिछले 3 दिन से भूख हड़ताल पर था। सबकी लाख मिन्नत समाजत करने के बावजूद इसने अनाज का एक दाना मुंह को ना लगाया था। रो रो कर चेहरा भी बुझ गया था, आंखें सूज गई थी। उलान में कुर्सी पर बैठा आसमान पर ढलती शाम के नज़ारों में अपने लिए सुकून तलाश कर रहा था। शरीफ प्लीज़ कुछ खा लो। हानिया खाने की ट्रे ले आई। नहीं खाना। वही इनकार। तुम्हारी भूख हड़ताल से शोना तो वापस नहीं आ जाएगी ना? हानिया ने इल्तजा की। पर मुझे तो मौत तो आ जाएगी ना? इसकी आवाज़ में नमी दर आई। अल्लाह ना करे, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? हानिया की पलकें भीगने लगी। प्लीज़ हानिया, अब रोने मत लग जाना। मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता। वो नरम पड़ा। तो रुला क्यों रहे हो? वो सिसकी थी। मैं क्या करूं यार, अपना आप बोझ लग रहा है मुझे। मेरी सांसों की बहुत बड़ी कीमत अदा की है मेरी छोटी बहन ने। लाला को इसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। इसकी आंखों में मजीद आंसू उमड़ आए। तो और क्या करता सलमान? राजिया बेगम आते हुए बोली। कुछ भी करते हम चची अम्मी, पर शोना पर ये जुल्म ना होने देते। वो खुद लाजवाब हुआ था। वो अपनी मर्जी के मालिक है। शहरी, मेरी औलाद को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि वो अपनी रवायती औरतों की तरह ससुराल के जुल्म सहेगी। वो बलोच खानदान की ईंट से ईंट बजाएगी। नसरीन की बेखौफ फितरत पर आज पहली बार माँ को भी फख्र महसूस हुआ। आप हजूर अब्बास बलोच को नहीं जानती चची अम्मी? इसने साथ आप भरी थी। वो भी असफरीन आलम अफरीदी को नहीं जानता होगा। अब जान जाएगा। तुम खाना खाओ। वो बज़ाहिर इसकी हिम्मत बढ़ा रही थी, मगर अंदर ही अंदर इनके दिल में भी होल उठ रहे थे। बेटी लाख बहादुर सही, मगर इस महाज पर तनहा थी। प्लीज़ शहरी, हानिया ने नवाला बनाकर इसके मुंह के करीब। ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।
जल्दी हाज़िर होंगे अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।